जेडीयू में बगावत के बाद नीतीश गुट ने बड़ी बाजी मार ली है। पार्टी के आवेदन पर राज्यसभा के सभापति ने अपना फैसला लिया और शरद यादव और अली अनवर की सदस्यता खत्म कर दी है। जेडीयू संसदीय दल के नेता आरसीपी सिंह ने सदस्यता खत्म करने के लिए आवेदन दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए राज्यसभा सचिवालय ने दोनों की सदस्यता को खत्म कर दिया है। दोनों की सदस्यता अनुसूची 10 के तहत समाप्त की गई है। इधर दोनों की सदस्यता खत्म किए जाने का जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने स्वागत किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शरद जी को अब दिल्ली में ठंड लग जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि शरद यादव जबलपुर जाएं, लालू जी का गुणगान करें। राजनीतिक गलियारों में इसे एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ ब्रिजम पांडे जुड़े हुए हैं। ब्रिजम, आपसे जानना चाहेंगे कितना बड़ा फैसला और कितना बड़ा झटका कहा जाए इसे शरद यादव गुट के लिए। देखिए, बेशक ये बड़ा झटका है शरद यादव के लिए और शरद यादव गुट के लिए भी ये बड़ा झटका है, क्योंकि शरद यादव एक समय के बड़े समाजवादी नेता माने जाते रहे हैं और आपको बता दें कि कई दफ़ा वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आए हैं। कई दफ़ा उन्होंने कई राज्यों की सरकार में अहम भूमिका निभाई है, यानी कि सरकार बनाने से लेकर सरकार तोड़ने तक की भूमिका निभाई है। आज शरद यादव की स्थिति ये हो गई कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। हालांकि जेडीयू की तरफ से ये एप्लीकेशन दिया गया था कि शरद यादव ने पार्टी विरोधी काम किए हैं, यानी कि जेडीयू में रहते हुए उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, इसलिए उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। उन्होंने सभापति वेंकैया नायडू से ये गुहार लगाई थी और एप्लीकेशन दिया था। इसके बाद अनुसूची 10 के तहत शरद यादव की सदस्यता को समाप्त किया गया है। अलीम, ये बड़ी खबर है राजनीतिक गलियारे के लिए कि जो भी हो, जिस तरह से इस राजनीति में शरद यादव आगे बढ़े और जिस तरह से नीतीश कुमार से उन्होंने बगावत की, उसके बाद नीतीश कुमार ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए जिस तरह से एक्शन लिया, ये एक अहम फैसला माना जा सकता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संविधान के सामने व्यक्ति का कद मायने नहीं रखता है और यही हुआ है कि संविधान की अनुसूची 10 के तहत उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया है, यानी कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के वजह से उनकी, यानी कि जो सिंबल होता है, जो सिंबल लेकर वो राज्यसभा में गए थे, यानी कि जेडीयू के तीर को लेकर राज्यसभा में गए थे, वो उसके खिलाफ उन्होंने जब गतिविधि की तो जेडीयू ने एक अहम फैसला लेते हुए उनकी सदस्यता को समाप्त करने की अपील की और उनकी सदस्यता समाप्त हुई। राजनीतिक गलियारे में काफ़ी कानाफूसी है, काफ़ी गहमागहमी है, क्योंकि शरद यादव एक जाने माने राजनेता माने जाते हैं, किंग मेकर की भूमिका में अक्सर नजर आते रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति आज शरद यादव के साथ हुई है, अली अनवर के साथ हुई है, अली अनवर के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दें। अली अनवर बिहार के रहने वाले हैं, पत्रकार थे। उनको नीतीश कुमार ने राज्यसभा में सांसद के तौर पर भेजा था। दूसरा टर्म पूरा होने वाला था, अली अनवर शरद यादव के साथ चले गए और उसके बाद जो स्थिति हुई है, आज उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो स्थिति ये है कि अब शरद यादव किस पार्टी में जाते हैं या फिर नई पार्टी बनाते हैं, अभी शरद यादव गुट से कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन जताया ये जा रहा है और ये भी खबर आ रही है कि शरद यादव नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। ब्रिजम, जेडीयू इसे एक बड़ी जीत मानकर चल रही है। जेडीयू के लिए किस तरह से ये एक बड़ी जीत होगी और क्या वाकई इस जीत का जेडीयू को राजनीतिक कोई फायदा मिलेगा? देखिए, राजनीतिक फायदा कितना मिलता है शरद यादव के साथ से चले जाने से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि यादव के नेता के तौर पे शरद यादव को पूरे देश में जाना जाता है। यदि माना जाए तो लालू यादव से पुराने नेता शरद यादव रहे हैं। जेडीयू की बेशक जीत हुई है, जेडीयू का तीर उनके पास रह गया है, सिंबल उनके पास रह गया है। जिस तरह से चुनाव आयोग में दोनों पक्ष पे में जेडीयू और
तीर को लेकर, यानी कि उनके सिंबल को लेकर जिस तरह से जंग चली थी, उसके बाद जेडीयू लगातार इस जंग को जीतती गई है, यानी कि नीतीश कुमार की जेडीयू लगातार इस जंग को जीतती गई है। तो जेडीयू के नेता काफ़ी खुश हैं, काफ़ी सकारात्मक उनका रवैया है और लगातार शरद यादव पर तंज भी कस रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात संजय सिंह से हो रही थी, तो संजय सिंह ने साफ तौर पे कहा कि अब जबलपुर का रास्ता अख्तियार करें, क्योंकि बिहार से पूरी तरह से बैग एंड बैगेज उनका पैकअप हो चुका है। अब बिहार में उनका कोई जनाधार नहीं रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शरद यादव के जाने से एक तबका जरूर जेडीयू से अलग होगा, और वो तबका यादव तबका है, क्योंकि शरद यादव एक सर्वमान्य नेता माने जाते रहे हैं और हर तबके में उनकी एक अच्छी पकड़ रही है। समाजवाद के बड़े नेता माने जाते हैं शरद यादव, और ऐसे में शरद यादव का जाना यदि वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए और जो सियासत समीकरण है, यहाँ का सियासी समीकरण है अलीम, उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा झटका तो जरूर जेडीयू को लगेगा, और वो वोट बैंक के तहत लगेगा, क्योंकि लालू यादव पहले ही जेडीयू से अलग हो चुके हैं, अब शरद यादव भी अलग हो चुके। तो अब इस लिहाज से कहा जाए कि अब कोई यादव का बड़ा नेता जेडीयू के पास नहीं रहा जो यादव के वोट बैंक को अपने तरफ कर दे। और आपको बता दें कि 16% से ज्यादा यादव बिहार में है, और माना जाता है कि लालू यादव इसी बदौलत, इसी वोट बैंक के बदौलत हर बार सत्ता के गलियारे तक पहुंचते हैं। अलीम, ब्रिजम, एक चीज और, राज्यसभा की सदस्यता की बात करें तो शरद यादव की जो मतलब कार्यकाल की अवधि थी वो 2022 तक थी, और वहीं अली अनवर की जो कार्यकाल की अवधि थी वो 2018 में खत्म हो रही है। हालांकि इस पर चुनाव होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर राज्यसभा सदस्यता जो खत्म हुई है शरद यादव की, जाहिर सी बात है वो सीट खाली होगी। इसके बाद एक बार फिर से परिचर्चा होगी कि कौन कौन से नाम सामने आ सकते हैं और इसको लेकर क्या कुछ देखने को मिलेगा। देखिए, अभी तक इस पर चर्चा शुरू नहीं हुई है, और चर्चा शुरू भी होगी तो जेडीयू के पास इतने विधायकों और इतने एमपीज के। चलिए ब्रिजम, आपके साथ हम जुड़ेंगे, हमारे साथ अजय आलोक जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अजय आलोक जी, स्वागत है आपका। कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप जेडीयू के लिए? लगातार पहले पार्टी पर कब्जा, फिर पार्टी की जो सिंबल थे उस पर आपकी जीत, और अब राज्यसभा से आपने बाहर कर दिया शरद यादव गुट को। ऐसा है कि ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, ये तो होना ही था। इसमें नया क्या है? इसमें जीत वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो संविधान सम्मत कार्रवाई हुई है। जो नियम है, जो कानून बना हुआ, उसके तहत संविधान की 10वीं अनुच्छेद के तहत ये कार्रवाई हुई है। हमें पता था कि यही रिजल्ट होगा। ये तो वो लोग थे जो झूठ और प्रपंच का सहारा लेके मामले को लटकाने के लिए और षड्यंत्रों का सहारा लेके अपने जुगाड़ से राज्यसभा बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि होना नहीं था। और माननीय सभापति महोदय को बिल्कुल संविधान सम्मत निर्णय के लिए बहुत बहुत बधाई, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। और जेडीयू पे कब्जा की क्या बात है? जेडीयू तो हमारी ही थी, जिसको दल छोड़ के जाना था वो स्वेच्छा से त्याग करके चले गए, तो जेडीयू पे कब्जे वाली भी बात नहीं। ये तो हमारी पार्टी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार है, कहीं कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। अब आगे क्या? अब आपको लगता है कि शरद यादव के जाने से आपको अब कोई फायदा होगा या कोई नुकसान होगा? देखिए, राजनीतिक दलों में चाहे कोई पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एक मंत्र सब पे लागू होता है, आई तो लक्ष्मी गई तो बला। इसे किसी के जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको कोई फायदा भी नहीं होगा? मैंने क्या कहा? आई तो लक्ष्मी, पार्टी में जो भी आते हैं उनका स्वागत है, और जो जाते हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि गई तो बला। तो छोड़िए, किसी के जाने या नहीं जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अजय आलोक जी, नई पार्टी बना सकते हैं। अगर नई पार्टी बनाते हैं शरद यादव तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जेडीयू को नुकसान होगा, जेडीयू को तोड़ने की कोशिश करेंगे वो। अरे भाई, नई पार्टी तो बना ही ली है। गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो दलित विकास पार्टी, पता नहीं कौन सी आदिवासी विकास पार्टी बना के गुजरात में तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। नई पार्टी तो बन चुकी है इन लोगों की। लेकिन गुजरात चुनाव के बाद वो रुख बिहार का भी करेंगे। करें भाई, बिहार का भी करें, मध्य प्रदेश का भी करें, उत्तर प्रदेश का भी करें, कौन रोक रहा है? देश में लोकतंत्र है, कोई कहीं का भी रुख कर सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसके बाद एक और चर्चा अब शुरू होगी कि इस सीट पर आखिर कौन जाएगा। ऐसा है कि कौन जाएगा नहीं जाएगा, पहले तो अभी अधिसूचना आज जारी होगी, उसके बाद राज्यसभा चुनाव के लिए फिर दूसरी अधिसूचना जारी होगी। अभी गंगा में पानी बहने में बहुत समय है, उसके लिए चिंता मत कीजिए।
वो अपना तय समझ के हिसाब से सब निर्णय हो जाते हैं। अब आगे की जेडीयू की क्या रणनीति होगी अजय आलोक जी? अगर शरद यादव जाते हैं, उनका दर्जा या उनकी जगह कोई और लेगा? ऐसा है कि शरद यादव जी के जाने से जेडीयू की कोई रणनीति नहीं बदलने वाली है। अभी हमारा पूरा फोकस हमारे अपने संगठन पे लगा हुआ है। हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जो हर जिला के वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, और उसके बाद ये जिला के वर्कर्स जिला में जाकर ट्रेनिंग देंगे। हमारा अभी पूरा का पूरा जोर संगठन के ढांचे को और अधिक से अधिक मजबूत करना और अपने हर कार्यकर्ता को विचारों की ऊर्जा से लैस करना है, उसी पे हम लगे हुए हैं। बाकी सब चीज पे हमारा ध्यान नहीं है। अली अनवर भी एक अच्छे नेता और बड़े नेता माने जाते थे, खासकर अगर माइनॉरिटी की बात करें, अल्पसंख्यक से जुड़े हुए, उनके जाने का कोई नफा नुकसान? अली अनवर साहब को नेता नीतीश कुमार ने बनाया। अली अनवर साहब को 2006 से पहले कोई जानता नहीं था। उनको ये प्लेटफॉर्म जेडीयू ने दिया, नीतीश कुमार ने दिया। अली अनवर साहब जी राज्यसभा गए बीजेपी के वोट से, और अली अनवर साहब जी उसकी बीजेपी को जब पार्टी का निर्णय हो गया तो उसके खिलाफ हो। तो ऐसा है, राजनीति में दल सबसे बड़ा होता है, उसके बाद व्यक्ति आते हैं। चलिए अजय आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अरुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो शरद गुट से संबंध रखते हैं। अरुण जी, एक बार और झटका लगा आप लोगों को, और बड़ा झटका इसे कहा जाए? देखिए, ये झटका नहीं है, ये तो राजनीति का खेल है। और राजनीति में जिस तरह से लोकतंत्र का गला होता जा रहा है, उसका ये परिणाम है। उपराष्ट्रपति ने पहली बार इस तरह का निर्णय लिया है कि बिना किसी कमेटी को भेजे हुए, बिना किसी जांच का उन्होंने कुछ निर्णय लिया है। 2 साल पहले जगन रेड्डी पार्टी के लोगों ने वहां पे तेलुगुदेशम को सपोर्ट किया, और उनका मामला अभी तक हल नहीं हो पाया है, और बिल के खिलाफ उन्होंने वोट किया और हल नहीं हुआ। और आज हमारा शरद जी का तय कर दिया है। हम लोग तो लड़ने के लिए तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। अरुण श्रीवास्तव जी, आप कहना चाहते हैं कि एक तरफा फैसला ये? जी, हमारे साथ अजय आलोक भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि बिल्कुल एक तरफा फैसला है और यहां पर लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। ऐसा है कि कोई भी स्वतंत्र है कि अपनी बुद्धि से कुछ भी कह सके, लेकिन जो संविधान सम्मत कार्रवाई होता है वही हुई है। संविधान के 10वीं अनुच्छेद के तहत बहुत क्लियर है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से दल त्याग करके जाता है उसकी सदस्यता जाती है। उसी के आधार पर माननीय सभापति जी ने यह निर्णय लिया है। अब उनके निर्णय को भी ये गलत ठहरा रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन अजय आलोक जी कभी खुल के शरद यादव ने ये नहीं कहा कि वो जदयू छोड़ रहे हैं। वो तो कहते हैं कि जदयू हमारी है। छोड़ रहे हैं? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 3-3 बार प्रस्ताव पारित हो जाता है, बुलाने पे भी ये नहीं आते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की रैली में चले जाते हैं, पार्टी विरोधी बयान देते रहते हैं। इससे ज्यादा क्या होगा पार्टी विरोधी गतिविधि, स्वेच्छा से दल त्याग करने का मतलब। लेकिन अपनी तरफ से कोई कहे तब तो कि हमने छोड़ दिया है। क्या कहे? अरे क्या कहे? आप खुले तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की हुई निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं, तो कोई अब कहने की क्या जरूरत है? तो ये भी तो हो सकता है, इसको वो ये भी तो बेस रख सकते हैं कि आपने पार्टी से उन्हें निकाला। उन्होंने तो कभी कहा नहीं लिखित तौर पे या मौखिक तौर पे। हमने उन्हें पार्टी से कभी नहीं निकाला, वो स्वेच्छा से उन्होंने दल का त्याग कर दिया। दोनों में मतलब समझिए, उन्होंने स्वेच्छा से दल का त्याग किया है, हमने उन्हें निकाला नहीं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो, उन्होंने अपनी मर्जी से जनता दल यूनाइटेड का त्याग कर दिया और जनता दल यूनाइटेड के विरोध में या तो रैलियां अटेंड की, या लालू जी के साथ गए, या महागठबंधन के साथ गए, जिससे हम लोगों ने नाता तोड़ लिया था। तो पार्टी को उन्होंने स्वेच्छा से त्याग कर दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। चलिए अजय आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या शरद यादव ने स्वेच्छा से दल को त्यागा? मेरी बात सुनिए, शरद यादव ने दल को नहीं त्यागा, नीतीश कुमार ने दल को त्यागा है। दल क्या त्यागने का मतलब होता है कि जनता दल यूनाइटेड से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो फैसला है, राष्ट्रीय परिषद का जो फैसला है, अब उनके साथ है। नीतीश कुमार ने उस फैसले के खिलाफ काम किया है। अब ये तो सरकार का मामला है, भारतीय जनता पार्टी की चरण वंदना नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। उनके प्रभाव में आकर के नरेंद्र मोदी शरद यादव का सदस्यता उन्होंने खत्म कराया है। इसलिए नहीं कि वो नीतीश कुमार के कहने पे, शरद यादव 17 पार्टियों का एक विकल्प तैयार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। शरद यादव की वजह से नरेंद्र मोदी को खतरा है
इसलिए उनकी सदस्यता को खत्म किया गया है। और सदस्यता से हम लोग डरने वाले, सदस्यता का मतलब क्या है? शरद यादव तो 2 बार लोकसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। ये हमारे एक और बड़ी जनता की बात है। आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रिजम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। ब्रिजम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद अली अनवर ने जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारी और शरद यादव की सदस्यता समाप्त होने की खबर न हमको पता चलती है और न ही मीडिया को, लेकिन 16 पेज का पत्र आरसीपी सिंह के पास उपलब्ध हो जाता है। सभा को रात में संबोधित कर रहा था, तभी एक खबर मिली और अभी हमारी शरद यादव जी से बात होनी है, लेकिन तत्काल तो मैं इस फैसले पर घर से भी फोन आया कि इस तरह का पत्र मिला है और ये भी खबर आई कि ये तो घंटों पहले आरसीपी सिंह साहब जो नीतीश जी के सिपहसालार हैं, माननीय सांसद हैं, उनके पेज पर ये 16 पेज की खबर लगी है। मीडिया को खबर नहीं, हम लोगों को खबर नहीं और आरसीपी सिंह साहब को खबर थी। और वहीं शरद यादव की सदस्यता खत्म किए जाने का जेडीयू ने स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि पार्टी ने उनको सदन में भेजा था, ऐसे में पार्टी हित के खिलाफ काम करने पर उचित कार्रवाई हुई है। को भेजती अपने सिंबल के तहत शरद यादव जी को पार्टी ने भेजा राज्यसभा और पार्टी के खिलाफ उन्होंने काम किया और उन्होंने स्वतः पार्टी छोड़ने का काम किया। तो आदरणीय सभापति महोदय राज्यसभा जो निर्णय दिए स्वागत योग्य है। मैं उनको बधाई देता हूं कि लोकतंत्र को उन्होंने जिंदा रखने का काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम ने सुरक्षा हटाने को लेकर सवाल पर लालू प्रसाद पर हमला किया, साथ ही गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस पर सियासी तीर चलाए। नीतीश ने कहा कि जरूरत से ज्यादा मिली सुरक्षा हटने पर लोगों को परेशानी होती है। वहीं गुजरात के सियासी जंग को लेकर सीएम ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि वोट के लिए लोग जनेऊधारी हिंदू बन रहे हैं और विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को अनुपात से कम टिकट दिया गया है। नीतीश ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का धरती पुत्र बताते हुए कहा कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। मिनिस्टर है, हमको तो कोई सिक्योरिटी का दर्जा केंद्र सरकार से नहीं मिला हुआ, लेकिन यहां तो स्टेट की सिक्योरिटी मिली हुई है और सेंटर की सिक्योरिटी में अगर चेंज आता है तो भाई आपका और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लिया होगा जब जिसने वो जानेगा नहीं, इसमें हम लोग को क्या लेना है। ट्वीट हमारा क्या है, तो आईना है, दिखा दिया गया। हम नहीं किसी को कुछ बोलते। आज तक बताइए कि किसी पर हमने कोई अपशब्द कहा हो। कठिनाई होती है किसी भी चीज को लागू करने में, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इतनी कमाई हो रही थी कुछ लोगों की, लेकिन इसका मकसद ये कतई नहीं है कि लोगों को किसी तरह की तकलीफ और कठिनाई हो। जनेऊ वाले हिंदू हैं तो भाई हम लोग क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, हम लोग तो बिना जनेऊ वाले हिंदू हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत कम टिकट दिया है। ये हो क्या रहा है, इतनी घबराहट और बेचैनी क्यों? गुजरात में बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव जीतेगी। धरती का पुत्र देश का प्रधानमंत्री है तो कहीं उनसे अलग वोट करेगा। कांग्रेस पार्टी में जो 1 नंबर का पद है, टॉप पोस्ट है, वो तो पहले से तय है। उसके बाद सब कुछ जो भी जिसको स्थान मिले, लेकिन जो लीडरशिप का पोजीशन है वो तो तय है, पहले से तय है, उसमें कौन सी ऐसी खास बात है। और वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के इलेक्शन के लिए पर्चा भरने पर राहुल गांधी को बधाई दी है, साथ ही ये उम्मीद जताई कि वे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राष्ट्रीय जनता दल परिवार के तरफ से
पूरे बिहार के नौजवानों के तरफ से, बिहार की जनता के तरफ से राहुल गांधी जी को हम शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देने का काम करते हैं। और ये बहुत दिनों से हम लोग तो ये अध्यक्ष बने, ये सबों की कामना है, लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री भी बने। भतीजे की शादी के लिए लड़की ढूंढने की मनोहार चाचा सुशील मोदी ने मान ली है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी लालू के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की शादी के लिए लड़की खोजने को रजामंद हो गए हैं। बस शर्त यह है कि तेज प्रताप उनकी 3 बातें मान लें। राजनीति में कौन चाचा और कौन भतीजा, जिसे देखो वही चौका मारने की ताक में रहता है। बीते दिनों बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और लालू के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के बीच कुछ ऐसा ही घमासान मचा था। आरोप प्रत्यारोप के बीच मामला कब पर्सनल हो गया पता ही नहीं चला, लेकिन लगता है बेटे की शादी की मिठास में सुशील मोदी पुरानी तमाम कड़वी बातों को भूल गए हैं। तभी तो उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप की अरज सुन ली है। सुशील कुमार मोदी जी अपने बेटे की शादी कर दिए हैं, तो अब सुशील कुमार मोदी जी बहू खोजेंगे और मोदी जी पसंद करें क्योंकि वो अंकल हैं। जाहिर है भतीजे की विनती सीधे चाचा के दिल में लगी है। तभी तो सब कुछ भुलाकर मोदी अंकल ने भी तेज प्रताप के लिए लड़की ढूंढने की हामी भर दी है। हाँ, अंकल को किसी तरह की कोई गलतफहमी न रह जाए, शायद इसीलिए सुशील मोदी ने साफ साफ लफ्जों में शादी के लिए तेज प्रताप के सामने 3 शर्तें रख दी हैं। शर्तें बेहद मामूली हैं। पहली शर्त, तेज प्रताप शादी के लिए दहेज नहीं लेंगे। शर्त नंबर 2, तेज प्रताप अंग दान कर दूसरों की जिंदगी बचाने का संकल्प लेंगे। शर्त नंबर 3, वो कभी किसी की शादी में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही किसी को धमकी देंगे। हालांकि चाचा ने भतीजे तेज प्रताप के सामने तीसरी शर्त कुछ ऐसी रखी है जिससे बीते दिनों में दोनों के बीच चले जुबानी कड़वाहट की बूंद साफ साफ टपकती है। बावजूद इसके नसीहत के अंदाज में भतीजे के सामने रखी गई ये शर्त भी अगर तेज प्रताप मान लेते हैं तो यकीन मानिए बिहार का ये मोस्ट एलिजिबल बैचलर आने वाले साल में नो मोर बैचलर रह जाएगा। अब शर्त ये है कि शर्तें पूरी होनी चाहिए। अमित झा और नीलकमल, ईटीवी न्यूज, पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने के कारण पीएचसी और एपीएचसी का काम ठप हो गया है और मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी जिलों में अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई जगह लोग उम्मीद के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के मौजूद नहीं रहने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही व्यवस्था में सुधार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर एनएचएम और के 80,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। और हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं पटना से, हमारे संवाददाता। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कोई बात बन पाई है या फिर इनकी मांगें सरकार तक पहुंच गई हैं? देखिए अलीम, 24 घंटे हो गए हैं और 80,000 जो कर्मचारी हैं तमाम बिहार के, यानी जो पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर आयुष चिकित्सक तक और जो हेल्थ मैनेजर हैं, सभी लोग स्ट्राइक पर हैं, जिसके कारण पीएचसी में खासा असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको हम सबसे पहले दिखाएं कि ये फुलवारी शरीफ पीएचसी है जो काफ़ी महत्व रखता है यहाँ के मरीजों के लिए, लेकिन यहाँ सुबह से ही मरीजों की लंबी कतारें हैं। जो ड्यूटी करने वाले डॉक्टर हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर बैनर लगाकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और मरीज यहाँ पर आकर लौट रहे हैं या फिर घंटों से इंतजार कर रहे हैं। ओपीडी का वक्त है और भारी संख्या में यहाँ मरीज हैं। कई ऐसे गंभीर मरीज हैं जो अस्पताल में भर्ती भी हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। दवा काउंटर हो, रजिस्ट्रेशन काउंटर हो, तमाम जगहों पर कुर्सियां खाली है, कर्मी नदारत हैं। देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और मरीज दूर दूर से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पहल करने वाला कोई नहीं है। हम सबसे पहले मरीजों से ही जानते हैं कितने देर से हैं और क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर। जी हाँ, करीब 1 घंटे से लगे हैं। अभी तो देर ही है,
और लोग काफ़ी लोग से यहाँ जो देखा जा रहा है कि डॉक्टर हड़ताल है, पूरा हड़ताल की असर ही है। हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है और मरीज जो है परेशान है। हम डॉक्टर से ही बात करेंगे, जो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, कि हड़ताल पर जाने का मतलब क्या है, मरीजों को परेशानी हो रही है, सरकार से कोई वार्ता हुई है या नहीं? आप लोग कल से हड़ताल पर हैं, काफी परेशानी मरीजों को हो रही है। जी, हम लोग मरीजों को परेशान करना नहीं चाहते, पर हमारी जो मूलभूत समस्या है उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग कल से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन आप लोग के हड़ताल के कारण जो जांच है, अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, तमाम ऐसे विभाग हैं जहां पर कार्य ठप हो गया है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। जी, हमारी मजबूरी है, चूंकि हम लोगों को आधी सैलरी पर काम करवा रही है संविदा कर्मी को, हम लोगों के लिए सारी समस्याएं हम लोगों की है और सरकार सुन नहीं रही है। हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की, प्रधान सचिव महोदय से मिले, ईडी महोदय से मिले, पर हमारी किसी भी मांग पर उनके कान पर जू नहीं लग रही है। आप लोग सर्विस में हो और ये आंदोलन पहली बार है, इससे पहले भी हुआ? हम लोग 7 सालों से हैं। हम लोग ये आंदोलन हम लोग का 14 में भी हुआ था, उसमें हम 15 दिन हड़ताल पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने नहीं सुनी, इसलिए मजबूर होकर हम लोग को 3 साल के बाद दोबारा हड़ताल पर जाना पड़ा। हड़ताल पर अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार मांग नहीं मानती है। मरीजों को अगर कुछ होता है तो जिम्मेवार कौन हो? जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की होगी। हम लोगों ने उनका अल्टीमेटम पहले से ही दे दिया है कि हम लोग 4 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, इसलिए सारी जवाबदेही सरकार की होगी। बिल्कुल। रजनीश, एक चीज हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, जिम्मेदार सरकार को बता रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर का भी अपना फर्ज होता है, क्या वो जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं होगी अगर उसके सामने मरीज को कुछ हो जाता है? करते हैं जी, बताइए। आप चश्मदीद हैं, यहाँ पर सुबह से यहाँ भीड़ काफी बढ़ रही है, धरती का भगवान आपको दर्जा दिया गया, लेकिन अगर मरीजों को कुछ होता है तो जिम्मेवार कौन होगा? आपकी जिम्मेवारी नहीं? निश्चित रूप से जवाबदेही सरकार की होगी। अगर सरकार हमारी ख्याल नहीं कर सकती है तो हम लोग कितना ख्याल रखेंगे किसी व्यवस्था को? गंभीर मरीजों का भी इलाज नहीं हो रहा, ऑपरेशन हो गया, देखने वाला कोई नहीं। यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन जवाबदेही सरकार की है इसमें, क्योंकि इतना कम पैसे में से हमको दिया जा रहा है कि हम मजबूर होकर हड़ताल पे आ गए।